और उन्होंने खुदकुशी कर लिया। हालांकि पुलिस को उनके घर से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है, इसलिए पुलिस तमाम उन लोगों से पूछताछ कर रही है जो जिया के संपर्क में थे। तो 1988 में अमेरिका में इनका जन्म हुआ था और इसके बाद 2007 में ये पहली बार नजर आई निशब्द फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ। फिर गजनी में एक बार दोबारा से दिखी बड़े स्टार आमिर खान के साथ और आखिरी बार हाउसफुल मूवी में इन्होंने एक्टिंग की और अब 2013 में इन्होंने मौत को गले लगा लिया। 2015 में इनकी फिल्म आपका साया आने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही कुछ कार्डों से परेशान थी जिया खान, जिसके चलते इन्होंने आत्महत्या कर ली। हालांकि अभी तक उन कार्डों का पता नहीं चल पाया है, कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है पुलिस को, इसलिए पूरी तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। लेकिन जिस तरीके से उनके कमरे में पंखे से लटका हुआ उनका शव मिला है, उसके बाद आशंका यही जताई गई कि उन्होंने खुदकुशी कर ली है। हालांकि पूरी तस्वीर जांच के बाद सामने आएगी। शव को पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पूरी बात सामने आएगी। क्या मॉर्निंग में अब रुख करेंगे अगली खबर का। राजनीतिक पार्टियां भी अब सूचना के अधिकार के दायरे में आएंगी। सूचना आयोग ने एक फैसले में कहा है कि राजनीतिक दल सरकार से वित्तीय मदद प्राप्त करते हैं और इसलिए वो जनता के प्रति जवाबदेह हैं। आरटीआई कार्यकर्ता सुभाष चंद्र अग्रवाल और अनिल बैरवाल ने सूचना आयोग के समक्ष अलग अलग शिकायतें दर्ज कराकर राजनीतिक दलों को सूचना के अधिकार के तहत लाने की मांग की थी। केंद्रीय सूचना आयोग की पूरी बेंच ने इस जनहित याचिका की सुनवाई पर यह आदेश दिया है। आयोग ने फैसला दिया है कि देश के 6 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल कांग्रेस, बीजेपी, बीएसपी, भाकपा, माकपा और राकांपा सूचना के अधिकार कानून के दायरे में आते हैं। उन्हें आरटीआई कानून के तहत सार्वजनिक संस्थाएं माना जाएगा। आयोग ने इन दलों को 6 हफ्ते में न सिर्फ सूचना अधिकारी नियुक्त करने का आदेश दिया है, बल्कि पार्टी चंदे के बारे में मांगी गई सूचना भी सार्वजनिक करने का आदेश दिया है। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे राजनीतिक संपादक दुर्गेंद्र सिंह चौहान जी हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार अनिल चतुर्वेदी जी भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो आप दोनों का स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। दुर्गेंद्र जी, अब सूचना के अधिकार के तहत राजनीतिक दल भी आएंगे। हाँ, बिल्कुल इसको आना ही चाहिए था अमित, क्योंकि वो इससे बाहर नहीं हो सकते। जैसे अभी आप बता रहे थे कि वो चंदा भी लेते हैं, वो तमाम चीजें लेते हैं और अल्टीमेटली जो सरकार बनाते हैं वो इन्हीं दल के लोग होते हैं। जो यही राजनीतिक दल हैं जो सरकार बनाते हैं। जब हम सरकार से के तमाम विभागों से, मंत्रियों से, उनसे जब हम सूचना का अधिकार के तहत जानकारी मांग सकते हैं, तो जो बेस में है, जो दल हैं, उनके बारे में भी हम जानकारी ले सकते हैं। अभी आपको बता दूं कि जब ये आरटीआई बना था तो लगातार पॉलिटिकल पार्टियां इसका जबरदस्त विरोध कर रही थी। सांसद में भी कई बार ये कोशिश की गई कि ये पूरा बिल है, इसके एक तरीके से इसको बिना दांत का कर दिया जाए। उसी तरीके से जैसे बिना दांत का एक शेर होता है कि वो दिखता तो शेर है लेकिन कुछ कर नहीं पाता। लेकिन कहीं हद तक इस देश की जागरूक जनता ने काफी कुछ इतना दबाव बनाया है कि जन दबाव बनाया कि कहीं वो इसमें कामयाब नहीं हुए। तो राजनीतिक दल जब आ जाएंगे तो बिल्कुल साफ है कि जिम्मेदारी होगी कि जिस तरीके से भ्रष्टाचार, घपले, नेता लिप्त रहते हैं, उन पर एक तरीके से मानसिक दबाव बनेगा और जन दबाव बनेगा। और मुझे लगता है कि इससे बढ़िया कोई निर्णय नहीं हो सकता। भारतीय राजनीति में जो गंदगी आ गई है, भ्रष्टाचार आ गया है, उसके सफाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण हथियार साबित होगा अमित। बिल्कुल दुर्गेंद्र जी, अभी तक नेता आम जनता पर नजर रखते थे, अब आम जनता नेताओं पर भी नजर रख सकेगी। अनिल जी, लेकिन राजनीतिक पार्टियों ने इसका विरोध किया है। अरे भाई, वो तो विरोध करेंगे ही करेंगे। वजह यह है कि राजनीतिक पार्टियों जो चुनाव के लिए और अपने तमाम सारे मामलों में चंदा जुटाती हैं करोड़ों अरबों रुपए, मायावती की तो पूरी वो पार्टी का पैसा और उनका अपना निजी पैसा दोनों में कोई फर्क ही नहीं रह गया है जी। और आय से अधिक संपत्ति के मामले में मायावती के खिलाफ जो मामला चल रहा है, तो उसमें वही डिफेंस ले रही है, सुरक्षा ले रही है कि वो तो हमें पार्टी के चंदे के रूप में मिला था और वो अपनी निजी आय को भी पार्टी आय के रूप में कर रही हैं। और ये एक्चुअली बहुत बड़ा और बहुत महत्वपूर्ण फैसला है, बहुत पहले होना चाहिए था। ये समझ नहीं आ रहा कि इतना विलंब इसमें क्यों हुआ, सूचना आयोग ने इतना देरी क्यों लगाई। दरअसल अरविंद केजरीवाल और अन्ना हजारे का जो आमरण अनशन हुआ था जन लोकपाल की मांग को लेकर के जी, तो ये करप्शन को
पर एक बैलेंस, एक चेक के लिए ये मांग की जा रही थी और इसको लेकर पूरा देश खड़ा हो गया था। हर जिले में, हर गली मोहल्ले में लोग आवाज उठा रहे थे जब वो आमरण अनशन बैठे हुए थे अन्ना हजारे। तो उससे ये जन लोकपाल से बड़ी बात है, ये उससे हल्की बात नहीं है। करप्शन को रोकने के लिए एक्चुअली बिल्कुल अनिल जी, फैसला देर आया लेकिन दुरुस्त आया। राजनीतिक पार्टियां नाराज हैं लेकिन लोकसभा चुनाव की तैयारियों में भी जुटी हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर बन रहे माहौल के बीच अब बीजेपी ये साबित कर देना चाहती है कि वो 2014 के लोकसभा चुनाव को लेकर कितनी गंभीर है। समय समय पर बीजेपी ये संकेत भी दे रही है कि इस बार वो किसी भी तरह सत्ता पाने की कोशिश में कामयाब होगी। लोकसभा चुनाव में कामयाबी का परचम लहराने के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। बैठकों का दौर चल पड़ा है, चुनावी रणनीतियां बनाई जा रही हैं, जोड़ने घटाने के साथ ही राजनीतिक समीकरणों पर गहराई से मंथन किया जाने लगा है। बीजेपी की प्रदेश कोर कमेटी की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं को देखकर तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सीटों के बंटवारे के साथ ही प्रदेश में चलाए जाने वाले आंदोलन और चुनावी कार्यक्रमों को लेकर ये नेता घंटों चर्चा करते रहे। इस बैठक में पूर्व प्रदेश अध्यक्षों के साथ ही कल्याण सिंह, कलराज मिश्र, लालजी टंडन, रमापति राम शास्त्री, केशरीनाथ त्रिपाठी, विनय कटियार, हुकुम सिंह और नेपाल सिंह ने हिस्सा लिया। रणनीति है बहुत अच्छी है, स्थिति बन रही है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हवा बह रही है। प्रत्याशी बड़े सबल और सशक्त हमको मिल रहे हैं और आशा थी सफलता मिलेगी। भाजपा के पक्ष में बड़े चमत्कारी परिणाम आएंगे। आइए अब आपको सुनाते हैं बैठक के बाद लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता विनय कटियार और बीजेपी सांसद लालजी टंडन ने क्या कुछ कहा। कैंडिडेट घोषित कर देना ही तैयारी नहीं होती, उसका नेटवर्क, उसका संगठन बनाना सबसे पहली तैयारी वो है। बाकी पार्टियां कैंडिडेट घोषित कर रही हैं, उनके पास संगठन है ही नहीं। हमारा इतना बड़ा संगठन है, उसको पहले संगठित करके और वो काम चल रहा है। इसलिए नहीं कर रहे हैं, सब जगह प्रत्याशी तैयार है। हम जल्दबाजी इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि बाद में बदलना न पड़े। बाकी दलों के रोज बदल रहे हैं, देख ही रहे हैं आप, इसलिए हम बदलने वाला बार बार काम नहीं कर। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने इस बैठक में कल्याण सिंह के आने पर सफाई देते हुए बैठक को अति व्यक्तिगत बताया और इसे लोकसभा चुनाव के पहले तैयारियों पर हुई बैठक करार दिया। व्यक्ति को, उपयुक्त व्यक्ति को यदि पार्टी आवश्यक समझती है तो किसी भी स्तर पर उससे सलाह ले सकती है। माननीय कल्याण सिंह जी की पार्टी का विलय हो चुका है। माननीय कल्याण सिंह जी पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। माननीय कल्याण सिंह जी इस पार्टी के अध्यक्ष रहे। इस कारण से आवश्यक समझकर मैंने उनको प्रथम दौर की सलाह के लिए बुलाया था। प्रदेश भाजपा कोर कमेटी की बैठक में आज बड़े बड़े दिग्गज जुटे, बड़ी बड़ी चर्चाएं हुई, पर इन चर्चाओं पे क्या निष्कर्ष निकला ये तो किसी को नहीं मालूम। पर इतना जरूर माना जा रहा है कि प्रदेश की लगभग 80 सीटों के लिए भाजपा इस बार कोई भी कदम ऐसा नहीं रखना चाहती है जो उसके विपरीत जाए, इसलिए वो हर कदम फूंक फूंक के रखना चाह रही है। कैमरामैन जुबेर के साथ सर्वेश प्रताप सिंह, के न्यूज, लखनऊ। कि मॉर्निंग में आ रुके एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होगी वापसी। जो भी देखे बस देखता रह जाए, जब त्वचा गुनगुनाए, ओ बादल पंछी मौसम सब मिलकर गाए, जब त्वचा गुनगुनाए, तेरे रूप की धूप से रोशनी भी शर्माए, जब त्वचा गुनगुनाए। कोकोनट के गुणों वाला वीनस सोप त्वचा को बनाए कोमल और खूबसूरत। अब त्वचा को गुनगुनाने दो। समोसे, पकौड़ी, भुजिया और चाट, पूरी परोठे, कचौड़ियों की बारात, हर तरह की मजेदार भोजन का राज, स्वादिष्ट बैलेंस ड्रॉप और स्वादिष्ट बैलेंस ड्रॉप ऑयल। एगमार्क स्वादिष्ट बैलेंस ड्रॉप। Anand Builders presents Dolphin Dwelling City, a home truly yours that matches your luxurious lifestyle with school, hospital, shopping mall and terrific recreational facilities. Dolphin Dwelling City, Kanpur.
कहा लेके आया हमरे लिए राजरतन, ये हमरे किस काम का? अरे जिंदगी के रंग राजरतन के संग, भैया राजरतन के संग। राजरतन की तरजीह पाकर एवं की हमारा प्रयास, आपका विश्वास। राजरतन शाम धूप की बात निराली, घर में फैला है खुशहाली, पल में महकाए घर सारा, बहती जाए अमृत धारा। श्रद्धा और भक्ति के नाम सुगंधित धूप श्याम। हाथरस पहुंचे बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव व राज्यसभा सांसद एसपी सिंह बघेल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ चुकी है, अपराधों का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि मायावती, चौधरी चरण सिंह, मुलायम सिंह और कल्याण सिंह जैसे नेता मुख्यमंत्री रहे तो उनका कद काफी बड़ा था, लेकिन अखिलेश यादव का कद काफी छोटा है। पहले बल्कि मैं उत्तर प्रदेश के इतिहास में इसको काला युग जैसा भी आपने मुख्यमंत्री जी सीधे सीधे बिना राजनीतिक अनुभव के, राजनीति के परिवार में पैदा होने से व्यक्तिगत अनुभव इतने नहीं होते हैं जितना मुख्यमंत्री बनने से पहले अन्य प्रशासनिक विभागों में अगर निजी उनको कार्य का माहौल होता, बात बात पे सलाह लेते हैं अपने सीनियर से। नेचुरली है कि जिनके सामने पैदा हुए उनके मंत्रिमंडल में। लखनऊ जेल में बंद अंतर्राष्ट्रीय अपराधी और डी कंपनी के गुर्गे ने फर्जी तरीके से वोटर आईडी कार्ड बनवा लिया। उसका इस्तेमाल कर वो जमानत कराने की फिराक में भी था, लेकिन उससे पहले ही एटीएस को इसका सुराग लग गया। अंतर्राष्ट्रीय अपराधी, माफिया, गैंगस्टर और शूटर का वोटर आईडी कार्ड। जी हां, सुनकर आपको थोड़ा आश्चर्य जरूर होगा, लेकिन ये सच है। प्रशासन की लापरवाही और खुफिया विभाग की सुस्ती से जेल में बंद डी कंपनी के गुर्गे शहाबुद्दीन ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए लखनऊ के चौक कोतवाली में पुल गुलाम हुसैन मोहल्ले से यह फर्जी वोटर आईडी कार्ड बनवाया है। लखनऊ पश्चिम विधानसभा के अंतर्गत आने वाले इस मोहल्ले में शहाबुद्दीन की ससुराल है और इसी के पते पर इस अपराधी का वोटर आईडी कार्ड बना है। इसकी जानकारी न तो जिला प्रशासन को मिली और न ही खुफिया विभाग को। इतना ही नहीं, स्थानीय पुलिस को भी इसकी भनक तक नहीं लगी। फर्जी वोटर आईडी के जरिए शहाबुद्दीन जेल से बाहर आने के मंसूबे पाल रहा था। इससे पहले कि शहाबुद्दीन अपने मंसूबों में कामयाब हो पाता और हिरासत से बाहर आ पाता, उसके इस कारनामे की भनक एटीएस को लग गई और एटीएस ने उसके मंसूबों पर पानी फेर दिया। डी कंपनी का गुर्गा शहाबुद्दीन जेल जाने से पहले माफिया डॉन दाऊद इब्राहिम का बेहद खास हुआ करता था। मुंबई पुलिस के रिकॉर्ड कार्ड में इसका नाम अंतर्राष्ट्रीय अपराधी के तौर पर दर्ज है। 2.5 साल पहले अंतर्राष्ट्रीय शूटर शहाबुद्दीन को कोलंबो से गिरफ्तार किया गया था, जो फिलहाल लखनऊ जेल में बंद है। गौरतलब है कि पकड़े जाने के बाद यूपी एटीएस की पूछताछ में उसने इससे पहले फर्जी पासपोर्ट बनवाने की बात भी कबूली थी। ऐसे में अब उसके फर्जी वोटर आईडी कार्ड का मामला सामने आने के बाद एटीएस इसकी पड़ताल में जुट गई है। वो फर्जी कागजों के आधार पे जो है वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे फर्जी पासपोर्ट बनवा लिया गया हो या फर्जी आईडी कार्ड बना लिया गया हो या फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बना लिया गया हो, ये कई मामले प्रकाश में आए। तो ये एक चलता है, उस पर लगातार ध्यान रखने की जरूरत पड़ती है और हम लोग उस पर समय समय पर कार्रवाई करते रहते हैं। ये मामला तब सामने आया जब फर्जी तरीके से बनवाए गए वोटर आईडी कार्ड के जरिए शहाबुद्दीन जमानत हासिल करने की फिराक में था। उसने पहचान के तौर पर जो वोटर आईडी कार्ड पेश किया, उसमें पते के तौर पर पुल गुलाम हुसैन लखनऊ दर्ज था, जबकि वो खुद मुंबई के अंधेरी इलाके का रहने वाला है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में फर्जी वोटर आईडी कार्ड की ये कोई पहली घटना नहीं है। कई दूरदांत आतंकवादी, कई अपराधी और बहुत सारे बांग्लादेशी उत्तर प्रदेश में फर्जी वोटर आईडी कार्ड के जरिए न सिर्फ रह रहे हैं, बल्कि कई सारे आपराधिक करातों को भी अंजाम दे चुके हैं।
अब बड़ा सवाल यह है कि शहाबुद्दीन के फर्जी वोटर आईडी